हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम थर्ड चैप्टर ही आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहले ही बता रखा है, मतलब कल के टॉपिक के बाद से ही सीधा मैं करा रही हूँ। उसके बाद पहले बता रहा है कि स्ट्रेस के हमारे कॉजेज़ भी होते हैं और इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब स्ट्रेस के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस किन चीज़ों की वजह से हो रहा है वो भी होती हैं, और स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो रहा है वो भी होती हैं। ठीक है। देन हमें बताया कि जो, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, जो हैंस सेले थे वो फादर थे मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के, और उन्होंने स्ट्रेस को अपने वर्ड्स में कैसे डिफ़ाइन करा था कि ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी भी डिमांड को लेकर। अब ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही कोई थ्रेट आए, इंडिविजुअल हमेशा सेम ही फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, जिससे बाकी रिसर्चर्स ने एग्री नहीं किया था इनके इस डेफिनेशन से, क्योंकि ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है? हर एक इंडिविजुअल की बॉडी सेम तरह से रिएक्ट नहीं करती स्ट्रेस को देखकर, और हर एक इंडिविजुअल स्ट्रेस को सेम तरीके से परसीव नहीं करता। तो जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि बॉडी का रिएक्शन सेम नहीं होता स्ट्रेस को लेकर, लेकिन इन्होंने कहा कि सेम ही होता है और हर एक इंडिविजुअल सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जब वो किसी थ्रेट को फेस करता है, किसी स्ट्रेस को फेस करता है। तो बाकी रिसर्चर्स ने तभी इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करा, और उनका कहना था कि स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना जनरल भी नहीं होता कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी भी उसको सेम तरीके से रिएक्ट करे, और हर एक इंडिविजुअल भी, और साथ में इतना नॉन स्पेसिफिक भी नहीं होता जितना ये जो हैंस सेले ने कहा है अपनी डेफिनेशन में। देन आ जाता है कि अलग अलग स्ट्रेसर्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं सबकी अलग अलग बॉडीज़ में, और अलग अलग इंडिविजुअल्स भी अलग अलग तरीके से ही रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रेस के प्रति। कोई भी हर एक सिचुएशन को सेम तरीके से परसीव नहीं करता। कोई कोई थ्रेट को भी पॉजिटिवली लेता है, और कोई कोई किसी अपॉर्चुनिटी को भी आते हुए वो खुद पहले इतना स्ट्रेस में होता है कि नेगेटिवली ले जाता है और चांस खो देता है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल से समझा रखा है जो पहले हमने पढ़ा था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, बैट्समैन का केस। उसके अंदर क्या था कि उसको लगता है उसके पास बॉलर जो है वो फास्ट बॉल फेंक रहा है, लेकिन जो ओपनिंग बैट्समैन दूसरा वाला होता है वो उससे अपने आप को कंपेयर करता है, तो उसे लगता है कि इसके पास तो बॉल उसने सही स्पीड से फेंकी थी। तो ऐसी हर एक इंडिविजुअल छोटी छोटी चीज़ को अपने ऊपर अलग अलग तरीके से लेता है। जब वो लेता अपने ऊपर अलग तरीके से है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स सेम तरीके से करेगा? अब यहाँ पे बोल रखा है कि हम सब हर एक सिचुएशन को अपनी आँखों से अपने हिसाब से देखते हैं, जैसे हमें समझना होता है और जैसे हम उसे सिचुएशन को समझना चाहते हैं। तो यही हमारा होता है परसेप्शन ऑफ डिमांड्स। मैंने वहाँ पे लिखा भी है परसेप्शन ऑफ डिमांड्स। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि हम उन डिमांड्स को कैसे मीट करेंगे, और वही डिटरमाइन करती हैं, जैसे मतलब जो तरीका हम यूज़ करते हैं उन डिमांड्स को मीट करने के लिए, वही डिटरमाइन करती है, हमें बताती हैं, या उससे हमें पता लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं है। उसी से हमें स्ट्रेस आगे फील हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं किसी चीज़ को, या किसी भी डिमांड को हम कैसे ले रहे हैं। और उसके बाद हम कौन सा वो तरीका यूज़ कर रहे हैं, ईजी है, मुश्किल है, बहुत ईजी है, या कौन सा ऐसा हमने अपना खुद का सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है किसी प्रॉब्लम को लेकर कि हम उसे मीट कर पा रहे हैं उस डिमांड को आराम से, या आगे और स्ट्रेस में आ रहे हैं उसकी वजह से, उस डिमांड की वजह से। फिर आगे इसमें बता रहा है कि स्ट्रेस कोई फैक्टर नहीं होता जो इंडिविजुअल के अंदर या उसके इन्वायरमेंट के अंदर रिसाइड करता रहता है, नहीं, बल्कि स्ट्रेस एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो एम्बेडेड होता है, मतलब पहले से ही होता है। इट मीन्स कि जब कोई इंडिविजुअल या जब हम भी अपने इन्वायरमेंट से, फिर चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट हो हमारा, जो हम लोगों के बीच हो, या हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट हो, जब हम वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्ट्रेस किसी को भी कभी भी आ सकता है, और एम्बेडेड है, अंदर घुसा हुआ है पूरा, तब आ सकता है कभी भी। और उसके हिसाब से आगे इसमें लिखा है कि जो स्ट्रेस को एनकाउंटर करते हैं वो अपने अप्रेजल्स बनाते हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि वो स्ट्रेस को कैसे कोप करेंगे जब कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी, या उन्हें फेस करना पड़ जाएगा किसी चीज़ को जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल थी, जो उन्हें पता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ हो जाती है।
तो इसमें आगे लिखा है कि स्ट्रेस हमारा एक डायनेमिक और एक मेंटल या कॉग्निटिव, क्योंकि मेंटल और कॉग्निटिव दोनों का एक ही मतलब होता है हमारे दिमाग से रिलेटेड। स्ट्रेस हमारा डायनेमिक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, दिमाग से रिलेटेड ये वो स्टेट है स्ट्रेस जो हमारे सीधा सबसे पहले दिमाग को अफेक्ट करता है। देखा होगा किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में सबसे पहले दिमाग ही ख़राब होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं धीरे धीरे, उसके बाद ही हम लोगों से भिड़ते हैं, तो इमोशनल रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद ही हमारा बॉडी और हेल्थ को बहुत ज़्यादा फिज़ियोलॉजिकली अफेक्ट करता है स्ट्रेस। जो हमने शुरू में स्ट्रेस की डिफ़ाइन पढ़ी थी वहीं यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेस ही हमारा डिसरप्शन इन होम्योस्टेटिस होता है। मैंने वहाँ पे लिखा है होम्योस्टेटिस मतलब इक्विलिब्रियम, बॉडी के बैलेंस में जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो पता लगता है कि स्ट्रेस हो गया है, और इसकी वजह से हमें वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो ज़रूरत पड़ती है कि जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना बॉडी में, इसको रिजॉल्व करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालना है और वापस से बैलेंस वाली स्टेट में लाना है बॉडी को। लिखा है ना रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेटिस, वापस से बॉडी को बैलेंस की स्टेट में लाना है उस इम्बैलेंस की स्टेट से हटा के जो स्ट्रेस ने क्रिएट करी है। फिर वही चीज़ है इसके अंदर कि जो परसेप्शन होता है स्ट्रेस का वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने वहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, जो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से अपने जो हैं इवेंट्स उनको देख रहा है, इंडिविजुअल कैसे परसीव कर रहा है, और दूसरा उसके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके या इस स्ट्रेस से डील कर सके। मतलब इंडिविजुअल का खुद का कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स कि वो इवेंट्स को कैसे ले रहा है। अप्रेजल्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। अप्रेजल्स का मतलब होता है कि तुम किसी सिचुएशन को न्यूट्रली देख रहे हो कि हाँ ये सही भी है गलत भी है, मतलब ठीक है जो मेरे साथ हो रहा है वो सही भी है और गलत भी एक तरफ से, नहीं होना चाहिए मेरे साथ ऐसा, या तो मैं देख रही हो कि मैं इसी के लायक हूँ, मेरे साथ तो यही हो सकता है नेगेटिव, या पॉजिटिव ले रहे हो कि नहीं मेरा टेस्ट हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, अच्छी बात है, इसके बाद सही हो जाएगा सब कुछ, बुरा टाइम सबका आता है, ठीक है। देन दूसरा है कि एक बार जब जैसे स्ट्रेस में आते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकालने लगते हैं तो हर इंसान सोचता है कि उसके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे वो इस सिचुएशन से डील कर सके और जितना जल्दी हो सके स्ट्रेस से बाहर आ सके। तो इसलिए दो चीज़ें होती हैं, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस जिस पर डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स, दूसरा वो रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद दैम। देन जो है आगे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस एक प्रोसेस है जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस पे बेस करता है। ये 1 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस जो है वो लाजरस ने दी थी मेन, और साथ में उनके कलीग्स भी थे, मैंने लिखा भी है सामने और नीचे फिगर से भी एक्सप्लेन करा हुआ है, ये मैं करती हूँ अभी एक्सप्लेन। जो नीचे फिगर 3.1 है मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले कॉज होता है स्ट्रेस का कुछ ना कुछ, या तो अंदर से इंटरनल स्ट्रेसर है, कोई चीज़ है जो हमें अफेक्ट कर रही है, या फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर है जिसकी वजह से हम अफेक्ट हो रहे हैं। देन जब स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके प्रति, मतलब कि हम कोपिंग मैकेनिज़्म ढूंढते हैं स्ट्रेस से बाहर निकलने के तरीके, और खुद को डिफेंड करते हैं सबसे पहले कि खुद को बचा के चलें इस प्रॉब्लम से, और इस प्रॉब्लम की वजह से हम तो अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे आसपास वाले और बाकी लोग अफेक्ट ना हो, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं तो हमारी वजह से बाकी लोग अफेक्ट ना हो। और देन रिज़ल्ट आता है, मतलब स्ट्रेस के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं, हमने पढ़ा था कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हमें स्ट्रेस को ओवरकम करना है, या इलनेस है बीमार पड़ गए तो इसे हमें ओवरकम करना है और इससे बाहर निकलना है। फिर वही चीज़ है कि हर एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स जो होता है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के प्रति वो डिपेंड करता है कि उसने उन इवेंट्स को, स्ट्रेसफुल इवेंट्स आए हैं उसके लाइफ में, उनको कैसे परसीव करा है, कैसे देखा है, और वो इवेंट्स किस तरह से उसको जो इवेंट्स आए हैं वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहा है। अब लाजरस ने 2 तरह के अप्रेजल बताए हैं, मैंने लिखे हुए हैं सामने, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब होता है कि हम किसी भी नई या चेंजिंग इन्वायरमेंट को, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन समझ लो, हम उसे एज़ पॉजिटिव देख रहे हैं, न्यूट्रल देख रहे हैं और एज़ नेगेटिव देख रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, मतलब जिस तरह से वो हमें अफेक्ट कर रही है हम उसको
या तो पॉजिटिव वे में लेते हैं या न्यूट्रल वे में लेते हैं कि भाई हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो होता है न्यूट्रल, या नेगेटिव वे में लेते हैं, अपने ऊपर गलत तरीके से लेते हैं। देन बता रखा है कि जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग अप्रेस करते हैं उनके पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज के बेसिस पर। अब यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाते हैं, मैंने लिखा नहीं है ये, पर मैं समझा देती हूँ कि जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उन, अगर नेगेटिव इवेंट्स की बात हो रही है तो ये 3 वर्ड साथ में आएंगे ही आएंगे, हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज। यानी कि जब नेगेटिव इवेंट्स हैं तो हम उन्हें अप्रेस करेंगे या तो पॉसिबल हार्म के वे में, या थ्रेट के वे में, या किसी चैलेंज के वे में। हार्म क्या होता है? हार्म वो होता है कि कोई ऐसा डैमेज जो इवेंट हमारे ऊपर कर चुका है पहले से, हार्म हो गया है, इवेंट ने हमें हार्म कर दिया है, वो होता है हार्म। एज हार्म मतलब कि हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, इस सिचुएशन ने तो हमें जैसे, इस सिचुएशन ने हमें जैसे अफेक्ट करना था कर दिया अच्छे से, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब छोड़ दो भगवान पर, वो चीज़ है, समझ लो। हाँ, यहाँ पर लिखा है ना कि हार्म वो है, मतलब डैमेज का ऐसा असेसमेंट है, हम डैमेज को ऐसे देखते हैं, असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट। जो इवेंट है स्ट्रेसफुल इवेंट, वो डैमेज जो कॉज कर चुका है ना, वो है हार्म। असेसमेंट ऑफ डैमेज जो कि ऑलरेडी हो चुका है उस इवेंट के द्वारा। देन आता है थ्रेट। थ्रेट होता है जो पॉसिबल फ्यूचर डैमेज होता है, यानी कि हम ऐसी असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, जो वो इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट कॉज कर सकता है, या स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा तो उसके साथ वो पॉसिबल फ्यूचर डैमेज आ जाएगा। चैलेंज अप्रेजल्स को हम ऐसे एसोसिएट करते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ, मतलब ये मानते हैं कि भले ही कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, हमारे पास एबिलिटी टू कोप है, हम इस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ अपने तरीके से कुछ भी करके डील कर सकते हैं और इससे आराम से सेफली बाहर निकल सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास उस सिचुएशन को ओवरकम करने का पोटेंशियल है, इतनी एबिलिटी है, और हम इस नेगेटिव सिचुएशन से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि जब हम किसी भी इवेंट को परसीव करते हैं ना एज स्ट्रेसफुल, तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल का मतलब ये होता है कि तुम्हारी खुद की कोपिंग एबिलिटीज़ क्या हैं, तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज हैं या नहीं जिससे तुम इस सिचुएशन से डील कर सको, और अगर रिसोर्सेज हैं तो क्या वो रिसोर्सेज सफिशेंट हैं जिससे तुम हार्म, थ्रेट या जो चैलेंज इवेंट के साथ आया है तुम्हारे पास, उससे बाहर निकल सकोगे। जैसे मैंने सामने लिखा है, इसमें 2 कीवर्ड्स हैं सेकेंडरी अप्रेजल में। ये हमारी खुद पर्सनली, मतलब हमारी खुद से रिलेटेड होता है कि हमारी खुद की कोपिंग एबिलिटीज़ उस स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, और हमारे पास रिसोर्सेज इतने कि हम मीट कर सकें सफिशेंटली अपने थ्रेट से, हार्म से और चैलेंज से। अब ये रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? रिसोर्सेज मेंटल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं। मेंटल मतलब वो बोला मेंटल नहीं, रिसोर्सेज हमारे दिमाग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई आइडिया है जिससे हम बाहर निकल सकें या किसी और की हेल्प लें। फिज़िकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, और सोशल में कोई पर्सन है जो हमें इमोशनली सपोर्ट कर रहा है हमारे स्ट्रेस में, या हमारा साथ दे रहा है, वटेवर। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, ओके हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी का एटीट्यूड ही बहुत पॉजिटिव है, उसे पता है कि उसकी हेल्थ भी ठीक है और उसके पास स्किल्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं सपोर्ट करने के लिए, मीन सोशल सपोर्ट भी है उसके पास, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसे पता है वो डील कर लेगा आराम से, उसे हड़बड़ाहट में आके गलत स्टेप लेने की कोई नीड नहीं है। अच्छा खासा कोई इंसान है जिसकी ये बात कर रहे हैं, और इसलिए वो फिर लेस स्ट्रेस फील करेगा। मतलब वो मेन ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई ये सोचता है कि वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखेगा, भले कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, उसकी हेल्थ भी सही रहेगी और वो अपना भी ध्यान रखेगा पूरे ढंग से, और अपने आसपास वालों को भी अपनी वजह से अफेक्ट नहीं होने देगा। जैसे कभी कभार होता है ना, हमारी किसी से लड़ाई हो गई, उसके बाद हमने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया और अपना मूड ख़राब था, इसकी वजह से हमने बाकियों का भी मूड बिगाड़ दिया। ऐसे लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, पर ऐसा होता है। इसमें बस ये बता रखा है कि अगर कोई पॉजिटिव सोचता है बहुत, और उसको बहुत ज़्यादा बाकी सब लोग भी सपोर्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसके पास सोशल सपोर्ट भी है, तो उसे ज़्यादा चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी। ज़्यादा क्या, उसे ज़रा सी भी चिंता नहीं होगी, वो किसी भी बड़े क्राइसिस, छोटे क्राइसिस से आराम से डील कर पाएगा, प्लस इस वजह से ही वो कम स्ट्रेसफुल भी फील करेगा। अब ये 2 लेवल अप्रेजल प्रोसेस है,
और हाँ, इसमें बता रखा है कि ये जो 2 लेवल अप्रेजल प्रोसेस हमने पढ़ा, 2 लेवल अप्रेजल प्रोसेस कौन सा, 2 तरह के अप्रेजल होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी, इनकी बात कर रहे हैं। 2 लेवल अप्रेजल प्रोसेस जो हमने पढ़ा यही डिटरमाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं या बताते हैं सिर्फ हमारी कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को नहीं, मतलब हमारे दिमाग से रिलेटेड और जो बिहेवियर एक्शंस में हम कर रहे हैं उन वाले रिस्पॉन्सेस को नहीं, बल्कि उन रिस्पॉन्सेस को भी जो इमोशनल है और जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं एक्सटर्नल इवेंट्स के प्रति। यानी कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो यही अप्रेजल सिर्फ हमारे कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को डिटरमाइन नहीं करते, यही हमारे इमोशनल और बॉडी से रिलेटेड यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को भी डिटरमाइन करते हैं। और आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।